If we further move on to the next property of water, that is heat capacity. Heat capacity. Now, heat capacity, very important property of water. We know that water absorbs so much heat. It absorbs heat. Water absorbs heat without change in its temperature very much. मीन्स कि पानी अपने टेम्परेचर में कोई इतना खातर ख्वाह चेंज होने के बगैर ही जो है वो हीट एब्जॉर्ब करता है. दैट इज़ हीट कैपेसिटी. और हीट कैपेसिटी को बुक में डिफ़ाइन किया गया है कि हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है. इट इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water from 15 to 16 degrees centigrade, and it is a 1. The heat capacity of water is 1. So the heat capacity of water is heat capacity Hc is equal to 1. So 1 kilocalories per gram. So this is the heat capacity of water. कि आप इसको मैं सिंपल वर्ड्स में इस तरह समझाऊंगा कि आप 1 ग्राम वाटर लें, जस्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑलमोस्ट 1 ड्रॉप होगा, मे बी, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट. सो 1 ग्राम वाटर जो है, 1 ग्राम वाटर, आप इसको हीट करें, इसको हीट दें, और हीट देने से, हीट मीन्स कैलोरीज, हीट मीन्स कैलोरीज, हीट मीन एनर्जी, एनर्जी मीन कैलोरीज. आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का डिफरेंस का. अगर नहीं पता तो मैं साथ साथ अपने ऐसी चीज़ें भी बताता हूँ ड्यूरिंग लेक्चर. सो आपको बड़े अच्छे से ध्यान से अंडरस्टैंड करना होता है. सो हीट मीन्स एनर्जी, एनर्जी मीन कैलोरीज. So you are giving the heat to 1 gram of water molecules, and suppose for example at start the temperature of this 1 gram of water is 15 degree. If after providing the heat the temperature goes on 16 degrees Celsius, so there is a 1 degree change in temperature, but how much heat will be absorbed? It is 1 calorie. So if water absorbs 1 calorie of heat and it changes its temperature from 15 to 16 degrees, it means this is the heat capacity of water. तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि पानी को अगर आप स्टोव पर यानी चूल्हे पर रखते हो तो पानी की जो देचकी है वो जल्दी गर्म नहीं होती, उसको काफ़ी टाइम लगता है. इवन वाटर को वार्म होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है. लेकिन अगर आप पानी को जो है खाली देचकी, जो मेटल की, स्टील की ले लें या किसी और मेटल की, उस देचकी को आप खाली को विदाउट, यानी कि पानी नहीं है उसमें, आप खाली को चूल्हे पर रखते हो तो उतनी ही देर में, यानी सेम ड्यूरेशन में, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी. और उसकी वजह क्या है कि जो वाटर है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ख़ुद के टेम्परेचर में कोई खातिर खा जो है वो इजाफ़ा नहीं होने देता. यही वजह है कि जो है वो जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ गर्मियों में दिन के वक्त ज़्यादा गर्मी नहीं होती, क्योंकि वहाँ जो सन रेज़ हैं, वो जो सी है, समंदर है, उसका पानी उनको एब्जॉर्ब करता है, और इस तरीके से कोस्टल एरिया में इतनी ज़्यादा दिन के वक्त गर्मी नहीं होती, बजाय के दूसरे एरियाज़ में जहाँ पानी मौजूद नहीं होता, लाइक डेजर्ट्स वगैरह जहाँ सहरा होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन. तो अब हमारे पास ये होगी हीट कैपेसिटी की टर्म. अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन. हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन. जी, हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़रा देखते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है. वेपराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें वाटर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी उस पानी के बॉइलिंग पॉइंट से, आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है एट सी लेवल. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो कंडीशंस हैं उसमें वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का, वो 100 डिग्री सेल्सियस है. तो वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है वो, उसके लिए कोई ख़ास टेम्परेचर नहीं होता, वो ज़ीरो पे भी पानी वेपराइज हो रहा होता है. अब बॉइलिंग के 100 डिग्री से अगर आप नीचे रहेंगे ना तो वाटर जो है वो वेपराइज होता है. ये और बात है कि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ वेपराइजेशन भी बढ़ेगा, लेकिन आप इतना टेम्परेचर ना बढ़ाएं कि आप वाटर को बॉयल ही कर दें. सो वो बॉइलिंग पॉइंट से अबव या बॉइलिंग पॉइंट पर अगर आप वाटर को हीट करते हैं तो फिर वो वेपराइजेशन तो होगी, लेकिन साथ में वाटर की बॉइलिंग भी हो रही होगी.
तो आपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रख के या एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट आप वाटर को जब वेपराइज करते हैं तो वाटर जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, फर्ज करें मैं यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल्स की एक लेयर बनाता हूँ जी. सो फॉर एग्जांपल दिस राउंड सर्कल इज़ ए सिंगल वाटर मॉलिक्यूल. सो इन ए बीकर और एनी पॉट इन विच यू आर टेकिंग द वाटर, जब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक डिश है, आई जस्ट ड्रॉन द 2 layers ओनली. सो इफ़ वी प्रोवाइड हीट, अगर हम हीट ना भी प्रोवाइड करें तो हमारे सराउंडिंग से, हमारे एनवायरनमेंट से ऑटोमेटिकली हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, बिकॉज हीट मूव फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द कोल्ड ऑब्जेक्ट. सो हीट तो मूवमेंट ऐसे होती है कि हॉट से कोल्ड, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को हीट ट्रांसफर करती है. सो इफ़ द सराउंडिंग इज़ एट ए हायर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू दिस सिस्टम, यानी इस प्लेट से, इस डिश से अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, देन व्हाट हैपन्स, सो द सराउंडिंग हीट विल शिफ्ट टू द system. So this system gradually, the heat of the system gradually increases, I mean the temperature, right? जब temperature increase होगा system का, so obviously system में पड़ा हुआ जो हमारे पास solvent है water, उसका भी temperature increase होगा. अब water का temperature increase हो रहा है, so water molecule जो है ना वो इस system को leave कर देंगे. पहले first layer leave करेगी, so these arrows showing the water molecules moving up, यानी evaporation को ये show कर रहे हैं arrows. Now when this first layer evaporates, now the next turn is the second layer. अब दूसरी की बारी है, वो भी ऐसा इसी तरह हीट एब्जॉर्ब करेगी, वाटर जो है वो आगे मतलब वेपराइज होता जाएगा. These vapors are the gaseous form of water. So this is the gaseous water and this is the liquid water. Now heat of vaporization, अब मैं आपको बताने लगा हूँ heat of vaporization क्या है. Heat of vaporization is the amount of heat required to vaporize 1 gram of water. 1 ग्राम पानी को वेपराइज करने में, कंप्लीटली लिक्विड टू गैस फेज में शिफ्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होती है ना, उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है. सो इन केस ऑफ वाटर, इफ वी टेक 1 kg ऑफ वाटर, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट which is required to vaporize this 1 kg? So the number is 574 kilocalories per kg, means 574 kilocalories of water is required to vaporize the 1 kg of water. मेरे ख्याल में ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल मैंने कर दिया. ठीक है. तो इस तरीके से अब हीट ऑफ वेपराइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन. पानी के वेपराइज होने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा क्या मैं आपको बता देता हूँ. फ़ायदा ये है कि जो लिविंग सिस्टम्स है ना, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब वो अपने सराउंडिंग में होने वाले सडन चेंजेस इन हीट फेस करते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ द वाटर विच इज़ फाउंड इन देयर बॉडी, this drastic change in temperature or sudden change in temperature would not affect them. मतलब बॉडी जो है वो इतनी जल्दी टेम्परेचर से मुतासिर नहीं होगी. ठीक है, ये आपको बात समझनी होगी. दूसरी बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है इस वेपराइजेशन की वजह से ओवर हीट नहीं होती. मीन्स कि वी नो दैट कि एवेपोरेशन हैज़ कूलिंग इफेक्ट. एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपको पसीना आया हो और आप जो है वो पंखे के आगे खड़े हों तो आपको कूलिंग इफेक्ट फील हो रहा होता है. इवन जब आप नहा कर पंखे के सामने आते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर जो वाटर, जो सस्पेंडेड वाटर होता है, जबकि बॉडी से एडहेयर किया होता है, जब वो एवेपोरेट होता है तो आपको उससे भी कूलिंग इफेक्ट होता है. तो कूलिंग इफेक्ट की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत ज़्यादा गर्मी में ओवर हीट नहीं होती. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हीट को रेडिएट करने का या हीट को रेगुलेट करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है. ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी की हीट को रेगुलेट करते हैं, ना कि वो बहुत ज़्यादा सुपर कूल हो जाते हैं सर्दियों में और ना ही ओवर हीट हो जाते हैं. अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एंड देन फाइनली प्रोटेक्शन. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पानी के मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन.
तो वाटर का फार्मूला है H2O, पानी का फार्मूला। जब इसकी आयनाइजेशन होती है तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सल आयन में जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। ये डिसोसिएशन जो है वाटर की फ्रॉम वाटर इनटू हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन, ये बहुत कम होती है। नॉर्मली वाटर जो है ना ये नॉन आयनाइजेबल है, मतलब आप कह सकते हैं कि वाटर जो है ना वो आयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता, लेकिन वाटर आयोनाइजेशन वाटर की होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। मतलब अगर हम देखें ना कि वाटर कितना आयोनाइज होता है, तो बुक की वर्डिंग है, बुक में लिखा है कि 1 मोल ऑफ वाटर में से, यानी 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर में से ओनली 10⁻⁻7 मोल्स ऑफ वाटर जो है ना वो अपनी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये बात आपको गौर से सुननी है। इसी बेस पे ना pH फाइंड की जाती है, व्हाट इज़ द pH ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और वो 7 होती है। वाटर, न्यूट्रल वाटर की pH जो है वो 7 है। खैर हमारा टॉपिक है कि वाटर की आयनाइजेशन जो है वो कैसे होती है और कितनी होती है। तो वाटर की जब आयनाइजेशन होती है कैसे होती है, तो वो ये जो ऊपर वाली मसावात है, दिस इक्वेशन शोज़ दैट वाटर आयनाइजेज इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। ये है वाटर की आयनाइजेशन इक्वेशन, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब ये दोनों आयन्स मिलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, और जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आयन्स बनते हैं। अब कितने आयन्स बनते हैं, ये दूसरा जो एक्सप्रेशन है ना ये बता रहा है कि वाटर जो है अपने 1 मोल, अब आपको पता होना चाहिए 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है ना उसमें 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। सो द नंबर इज़, कितने होते हैं वो बता रहा हूँ, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मीन्स कि वाटर के 1 मोल वाटर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इतने मॉलिक्यूल्स में से, यानी 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में से ओनली 10⁻⁻7 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल, वो इस फॉर्म में होते हैं। और ये बहुत छोटा नंबर है, यानी ये नंबर जो है वो बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, यू कैन से ना होने के बराबर है ये जो नंबर है, यानी इतने कम मोल्स जो है वो आयोनाइज होते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो नॉर्मली अपनी इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके बावजूद वाटर जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की फॉर्म में भी वही वाटर जो है वो, और ये एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, मतलब जितने ये मॉलिक्यूल्स इधर कन्वर्ट होते हैं उतने ही ये दोबारा आयंस में चेंज हो जाते हैं। अब चूंकि ये नंबर बहुत कम है तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है ये इसके सोल्यूशन में, यानी वाटर के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रिसाइजली देखें तो चूंकि कुछ ना कुछ तो आयनाइजेशन हो रही है वाटर की, सो आप कह सकते हैं कि वाटर जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन बहुत कम, बहुत मामूली, यानी बहुत मामूली। आप वाटर की कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो है ना आप फील नहीं कर सकते, ठीक है, कि वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आप पानी में जो है बिजली गुजरने का जो सिलसिला अगर प्योर वाटर है तो आप बहुत ही समझदारी से, ध्यान से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप फील करेंगे कि वाटर जो करंट गुजर रहा है वो आपकी बॉडी उसको फील नहीं कर पाएगी, इतना थोड़ा करंट गुजरता है। अब वाटर की ये जो आयनाइजेशन होती है, ठीक है, ये जो 2 आयन्स बन रहे हैं यहाँ, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन, ये दोनों आयन्स जो है ना ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं ना उनके अंदर ये बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दोनों आयन्स, इनकी वजह से एक इफ़ेक्ट होता है सेल के अंदर, दैट इज़ pH। तो इन दोनों आयन्स की वजह से सेल की pH इफेक्ट होती है, और दे ऑल्सो टेक पार्ट इन सेवरल केमिकल रिएक्शंस डायरेक्टली एज वेल, मतलब ये दोनों केमिकल रिएक्शंस में भी आपको, सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस में भी आपको मिलते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज आयन्स। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन, विच इज़ द लास्ट फॉर दिस टॉपिक। ये लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन तहफ़्फ़ुज़। सो वाटर इतनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, इतना पानी हमें फ़ायदा दे रहा है, उसकी मौजूदगी की वजह से हमारी लिविंग सिस्टम कितना फ़ायदा ले रहे हैं, प्लस एक और फ़ायदा भी है, दैट इज़ प्रोटेक्शन। मिसाल के तौर पर हमारी जो आँख है, इसकी जो बाहर की सरफेस है ये शाइनी रहती है। क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ द लुब्रिकेशन ऑफ वाटर। सो वाटर प्रोवाइड दिस लुब्रिकेशन, कि आँख जो है वो गीली रहती है, मॉइस्चर रहती है, और जिसकी वजह से जो आईलिड जब इसके ऊपर मूव करता है, ठीक है,
जो एक्चुअली वाइपर का काम करता है, आई की सरफेस को साफ करने का काम करता है। टीयर ग्लैंड प्लस द आई लिड, अपर आई लिड, जब ये ऐसे ऊपर नीचे फ्लिप करता है, सो इन दिस वे इट वाइप्स द टीयर्स एंड द डस्ट पार्टिकल्स एज वेल। इसके साथ साथ हमारी आँख को ड्राई होने से भी बचाता है। सो यहाँ वाटर जो है वो प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। सो आई ड्राइनेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके गिर्द एक वाटर की एक कह लें एक शीट सी होती है जो एक कुशन की तरह जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है और हमें किसी भी ट्रॉमा से बचाता है। मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ हमारा जो ब्रेन है वो हमारी स्कल में जहाँ पैक है वहाँ उसके गिर्द बेशुमार वाटर है, और जो उसको एक जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, CFS, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ट्रॉमा से, जो है वो फिज़िकल जिसे कहते हैं जर्क से, जो हमें भागते हुए इधर उधर हिलते हैं तो हमारे ब्रेन जो है वो सर्टन जो शॉक्स और जर्क्स जो बर्दाश्त करता है वो इसी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, जिसकी 90% प्लस उसके अंदर वाटर जो है वो होता है, प्लस दीगर अदर इंग्रेडिएंट्स एज वेल। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा आज के लिए टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा।